नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रांसफार्मर टॉपिक लेकर के आए हैं और ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है और प्रत्येक पॉइंट को हम लोग बारी बारी से जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, यानी ट्रांसफार्मर के भीतर जो है या ट्रांसफार्मर पर नो मूविंग पार्ट्स, किसी तरह का कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसीलिए एक ट्रांसफार्मर को आप स्टैटिक डिवाइस कह सकते हैं, यानी ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक पावर इन वन सर्किट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन अनदर सर्किट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जिसका वोल्टेज और करंट एसी में होगा उसको आप एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर जो है भेज सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सर्किट या इनपुट सर्किट है और ये आपका सेकेंडरी सर्किट या आउटपुट सर्किट है। ठीक है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज V1 करंट I1, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज V2 करंट I2 है। तो अगर आप आइडियल केस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी पावर V1 I1 इक्वल टू सेकेंडरी पावर V2 I2 आप कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल केस में। लेकिन एक ट्रांसफार्मर में आप क्या कर सकते हैं कि आउटपुट पर मिलने वाला जो वोल्टेज और करंट है उसके मैग्नीट्यूड को आप परिवर्तित कर सकते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के मैग्नीट्यूड को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1 के साथ I2 इज लेस देन I1 प्राप्त कर सकते हैं, और ये वाला केस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए लागू होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। या V2 इज लेस देन V1 के साथ I2 इज ग्रेटर देन I1 प्राप्त कर सकते हैं, और ये सेकेंड वाला केस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए लागू होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। यानी यहाँ पर क्या है कि आप AC वोल्टेज करंट के साथ इलेक्ट्रिक पावर को आप एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर भेज सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के मैग्नीट्यूड को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे V2 I2 को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसी आधार पर जो है ट्रांसफार्मर जो है नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। कहता है ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एक ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है बिटवीन टू कॉइल्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है इट कैन रेज और लोअर एन AC वोल्टेज विथ क्रॉसपॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करेंट। तो कहता है एक ट्रांसफार्मर जो है एक AC वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, विथ क्रॉसपॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। तो इस पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का केस है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट या सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग अधिक होता है, करंट रेटिंग कम होता है। ठीक है, वहीं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आउटपुट वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग कम होता है, करंट रेटिंग ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए HV वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग अधिक होता है तो उसका करंट रेटिंग कम होता है। सिमिलरली LV वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग कम होता है तो करंट रेटिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं। ठीक है, विथ क्रॉसपॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट, यानी वोल्टेज रेटिंग बढ़ाएंगे तो करंट रेटिंग घटेगा, या वोल्टेज रेटिंग घटाएंगे तो करंट रेटिंग बढ़ेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इट कैन रेज और लोअर एन AC वोल्टेज विथ क्रॉसपॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट पर आ जाते हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट हैज़ वन आयरन और स्टील कोर एंड टू कॉपर और एल्यूमिनियम वाइंडिंग्स। ठीक है, तो कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म पर जो है एक ट्रांसफार्मर के पास आयरन या स्टील का कोर होता है। ठीक है, और वो कोर लैमिनेटेड होता है कोर लॉस को कम करने के लिए, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आयरन और स्टील कोर के साथ जो है दो वाइंडिंग इसमें रहेगा, दोनों वाइंडिंग या तो कॉपर का होगा या तो एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, या फिर लॉसेस को कम करने के लिए वाइंडिंग्स कॉपर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देख लीजिए, ये रेक्टेंगल शेप में जो है आपका क्या है, लैमिनेटेड स्टील और आयरन कोर है, जिसको आप मैग्नेटिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, और इसमें जो है कॉमन फ्लक्स फाइनॉट फ्लो होता है। ठीक है,
ये लैमिनेटेड का मतलब हो गया कि ये जो कोर है वो पतला पतला पत्ती का बनता है, ठीक है। उस तरह के हम लोग जो कोर होता है उसको लैमिनेटेड कोर कहते हैं, और यहाँ पे सिलिकॉन कंटेंट स्टील हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैमिनेटेड स्टील या आयरन कोर हो गया, और इस पर जो है हमारा क्या होता है, कोर लॉस या मैग्नेटिक लॉस कम होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 वाइंडिंग इसी कोर पर लगा हुआ है। जो वाइंडिंग आपका एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट रहेगा उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और जो वाइंडिंग लोड के साथ कनेक्ट रहेगा उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कुछ नोटेशंस है, जैसे V1, I1, E1, N1, फाई नॉट, फिर N2, E2, I2, V2। तो ये सब नोटेशंस क्या है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वेयर करके यहाँ पे लिखा हुआ है V1 इक्वल टू प्राइमरी एसी सप्लाई वोल्टेज, I1 इक्वल टू प्राइमरी करंट, और N1 इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, E1 इक्वल टू प्राइमरी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जिसको आप बैक EMF कहते हैं, और फाई नॉट इक्वल टू कोर फ्लक्स, ठीक है। और इधर देख लीजिए V2 इक्वल टू सेकेंडरी एसी वोल्टेज, I2 इक्वल टू सेकेंडरी करंट, N2 इक्वल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, और E2 इक्वल टू म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। E2 को म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जिक्र आया कि एक ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है बिटवीन 2 कॉइल्स। तो थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन समझने से पहले हम लोग राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए राइट हैंड को इस तरह से अरेंज कर लेना है। ये चारों फिंगर्स जो है अगर करंट का डायरेक्शन को बताता है तो थंब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि करंट ऐसे रिवॉल्व करेगा तो ये थंब के डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको प्राप्त होता है। तो इसी राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हुए जो है हम लोग जो है यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 कॉइल यहाँ पे लिए हैं, दोनों कॉइल नियर बाय है, काफ़ी करीब है। एक को कॉइल 1 कहते हैं, एक को कॉइल 2 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम कॉइल 1 पर एसी सप्लाई दे रहे हैं V1 वोल्ट का। तो यहाँ पे V1 AC है तो हमारा जो करंट होगा I1 ये भी AC होगा, और I1 की वजह से यहाँ जो आपको फ्लक्स φ1 प्राप्त होगा ये भी AC होगा। तो यहाँ जो φ1 का डायरेक्शन निकाल रहे हैं उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए V1 AC तो I1 AC तो φ1 भी AC हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि कॉइल 1 का फ्लक्स लिंकेज N1 इंटू φ1 होता है। तो यहाँ φ1 चेंज करेगा तो इसका फ्लक्स लिंकेज N1 इंटू φ1 भी चेंज करेगा, और फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज करेगा तो यहाँ पे आपको एक EMF प्राप्त होगा बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ जो EMF प्राप्त होगा E1 उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, E1 इक्वल टू माइनस N1 d φ1 बाई dt। और ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और देखिए ये जो माइनस साइन है वो अकॉर्डिंग टू लेंज रूल आया हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये माइनस साइन की वजह से क्या होगा कि ये जो E1 है वो सप्लाई वोल्टेज V1 को अपोज करेगा, और इसी संदर्भ में E1 को आप बैक EMF कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कॉइल 1 का फ्लक्स φ1 है, और φ1 का एक सर्टेन परसेंटेज जो है φ2 बन करके कॉइल 2 के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए अगर आप AC सप्लाई यहाँ दिए हुए हैं V1 तो आपका I1 तो AC होगा, φ1 भी AC होगा, और φ2 भी AC होगा। तो इस तरह से कॉइल 2 का जो फ्लक्स लिंकेज होगा N2 इंटू φ2, तो यहाँ φ2 चेंज करेगा तो यहाँ का फ्लक्स लिंकेज N2 इंटू φ2 भी चेंज करेगा। तो कॉइल 2 का भी फ्लक्स लिंकेज N2 इंटू φ2 जो है वो समय के साथ चेंज करेगा, इसलिए बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे एक EMF आएगा जिसको E2 कहेंगे। तो E2 को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 इक्वल टू माइनस N2 d φ2 बटा dt, ठीक है। तो इस तरह से बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप यहाँ पे E2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और E2 को यहाँ कहेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। यहाँ भी लेंज रूल के कारण जो है माइनस साइन आता है, और इसी माइनस साइन की वजह से क्या होगा E2 जो है, ठीक है, एज लाइक E1 सप्लाई को अपोज करेगा, ठीक है। यानी E1 E2 जो है सप्लाई के रिस्पेक्ट में बैक EMF है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कॉइल 1 का फ्लक्स जो है φ1, और φ1 का ही कुछ परसेंटेज जो है आपका φ2 है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कॉइल 1 का फ्लक्स φ1 है और φ1 का ही एक मैक्सिमम परसेंटेज जो है φ2 है। तो यहाँ जो φ2 है वो ड्यू टू कॉइल 1 है, और φ2 जो है कॉइल 2 पर जो है वो EMF इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। यानी एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल पर जो है लिंक करके
ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस तरह से एक ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है बिटवीन टू कॉइल्स। अब देखिए यहाँ जो मीडियम है फ्लक्स का वो आपका एयर भी हो सकता है या आयरन और स्टील भी हो सकता है। तो अगर हमारा मीडियम एयर होगा यहाँ पे तो क्या होगा कि बहुत सारा जो फ्लक्स है वो ऐसे अपना पाथ पूरा कर लेगा और φ1 का एक कम परसेंटेज जो है वो φ2 बन करके जो है कॉइल 2 के साथ लिंक करेगा, ठीक है। यानी अगर मीडियम एयर होगा तो φ2 का वैल्यू कम होगा और इस आधार पर जो है आउटपुट पावर जो आपको यहाँ मिलेगा, यदि आप यहाँ पे लोड लगा देते हैं, ठीक है, और एयर आपका कोर होता है यहाँ पे, तो इस लोड को जो मिलने वाला पावर होगा, ठीक है, वो कम होगा प्राइमरी पावर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी प्राइमरी पर आप जो पावर दे रहे हैं उसका एक बहुत कम परसेंटेज जो है यहाँ पे आपको सेकेंडरी के लोड पर प्राप्त होगा। और इस तरह से एयर कोर के साथ आपके ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी काफ़ी कम होगा, ठीक है। वहीं अगर कोर के रूप में, ठीक है, अगर हम लोग आयरन या स्टील यूज़ करते हैं, आयरन या स्टील कोर अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, φ1 का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो आपका कॉइल 2 के साथ लिंक करेगा, ठीक है। यानी आयरन या स्टील कोर के साथ φ2 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा और φ2 नियर अबाउट 90 to 95% हो जाएगा φ1 का। तो ऐसे परिस्थिति पर यानी आयरन और स्टील कोर के साथ आपका आउटपुट सर्किट पर लोड को मिलने वाला पावर काफ़ी हाई होगा। लोड को मिलने वाला पावर जो है इनपुट पावर का 90 to 95% या उससे ज़्यादा भी होता है। तो इस तरह से आयरन और स्टील कोर के साथ आपके ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 90%, 95% या उससे ऊपर भी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आयरन या स्टील कोर के थ्रू करवाते हैं। ऐसा करने पर हमारा क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस तरह से जो कोर होगा, ठीक है, आयरन और स्टील कोर जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे लैमिनेटेड स्टील या आयरन कोर, ये आपका मैग्नेटिक कंडक्टर कहलाता है क्योंकि यहाँ पे इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो कैरी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे बात किया गया है कि आप एक सर्किट का पावर दूसरे सर्किट पर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आपका V1 जो है AC सप्लाई है, ठीक है। तो मान लीजिए V1 का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, तो यहाँ जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स कोर पर होगा φ0 उसका भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगा। और अगर φ0 का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है तो जो E2 होगा और V2 होगा या I2 होगा, इस सब का फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज ही होगा। तो आप देख लीजिए प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के बीच में कॉमन फ्लक्स है φ0, ठीक है। तो अगर आप 50 हर्ट्ज सप्लाई में दे रहे हैं तो φ0 का भी जो है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा और फाइनली E2, I2 और V2 जो है इसका भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। यानी यहाँ पे 50 हर्ट्ज सप्लाई में अगर देंगे तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट पर आपका इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम लोडेड ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी करंट है I1, यहाँ भी करंट है I2। तो दोनों ही वाइंडिंग जो है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल दोनों ही वाइंडिंग से आपको फ्लक्स प्राप्त होगा। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स φ1 प्राप्त होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स φ2 प्राप्त होता है। और ये φ1 और φ2 का जो है डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है और φ1 और φ2 का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका φ0 है। यहाँ अगर हम लोग लोड वेरी करेंगे तो φ1 φ2 चेंज करेगा लेकिन φ0 कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर पर जो है कोर लॉस वो आपका कांस्टेंट होता है, चाहे ट्रांसफार्मर नो लोड पर रहे, चाहे आपका फुल लोड पर रहे, चाहे हाफ लोड पर रहे, कोर लॉस हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर पर φ0 कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का केस समझ गए, ठीक है। और ट्रांसफार्मर पर किस तरह से इनपुट और आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक है, वो भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब जो है ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, कुछ और बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो कहता है कि ट्रांसफार्मर डू नॉट वर्क ऑन DC, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है DC पर ऑपरेट नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे DC सप्लाई अगर हम दे देते हैं तो होगा क्या कि I1 भी DC होगा और φ1 भी DC होगा। यानी φ1 DC होगा यानी φ1 कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ DC सप्लाई देंगे तो आपका E1 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये यहाँ पर अगर आप DC सप्लाई यूज़ करते हैं तो φ2 भी आपका DC होगा यानी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, तो E2 भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम लोग DC सप्लाई यूज़ करेंगे तो E1 E2 कुछ नहीं होगा, ठीक है, E1 E2 0 हो जाएगा।
और आउटपुट में कोई आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई करंट नहीं होगा, कोई पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ कि डीसी सप्लाई के साथ क्या होगा कि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट आपको प्राप्त होगा और क्या होगा कि वाइंडिंग जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ हाई I1 जो है फ्लो करेगा। ठीक है, I1 का बहुत हाई वैल्यू यहाँ पे फ्लो करेगा वाइंडिंग में और वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा। तो इस तरह से डीसी अगर आप यहाँ पे सप्लाई पे दे देते हैं, प्राइमरी पर डीसी सप्लाई दे देते हैं, तो पहली बात आउटपुट कुछ होगा नहीं, साथ ही साथ आपका प्राइमरी वाइंडिंग भी डैमेज कर जाएगा। इसलिए एक ट्रांसफार्मर जो है डीसी पर वर्क नहीं करता है, डीसी पर इसको ऑपरेट नहीं करना है। अब कहता है कि ट्रांसफार्मर में भी सिंगल फेज और 3 फेज टाइप। ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेज का भी हो सकता है, 3 फेज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स जो है लो पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स जो है वो हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर कहता है कि ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप और स्टेप डाउन टाइप। ठीक है, ये स्टेप अप टाइप भी हो सकता है, स्टेप डाउन टाइप भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है कहाँ, तो पावर प्लांट के स्विच यार्ड पर। ठीक है, वहाँ हम लोग जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करके हाई वोल्टेज में बदल देते हैं और उसको ट्रांसमिशन लाइन से भेजा जाता है। यानी 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन के स्विच यार्ड पर। ठीक है, वहीं 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो है वो हमारे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर यूज होता है, जहाँ हम लोग वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पर घटा करके आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सर्किट सिंबल की बात करेंगे तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से होता है, 2 कॉइल के बीच में आपको 2 लाइन इस तरह से दिखेगा। तो ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल। ठीक है, यहाँ जो डबल लाइन आपको दिख रहा है ये आपको बताता है टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन को यहाँ पे समझने का प्रयास किया और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।